हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही ज़्यादा। आप अगर केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस की, डी ट्रिपल एस बी की, डी ट्रिपल एस बी, सुपर टेट, बीपीएससी 4.0, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या रीट की, तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ से 100% सफलता मिलने वाली है। तो चलिए, मैं चलती हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। और जितने लोग सेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। तो इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने, है ना? तो जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें या अभी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, उन तक इस सेशन को जरूर पहुंचा दीजिए। चलिए, देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारी पहली क्लास। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें अक्सर क्वेश्चन आपको ना प्रीवियस ईयर के मिलेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ये सीरीज चल रही है। तो हम 3 क्लास कर चुके हैं, आज हमारी चौथी क्लास है। तो कंटिन्यू ये चलती रहेगी, ठीक है? बस आप लोग सीटेट के भी लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किसने विकसित किया? प्रथम बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किसने विकसित किया? डेविड वेक्सलर, सेकंड ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने, थर्ड ऑप्शन है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। बताइए, प्रथम बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किसने विकसित किया? प्रथम बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किसने विकसित किया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्फ्रेड बिने। किसने? अल्फ्रेड बिने ने प्रथम बुद्धि परीक्षण दिया था। चलिए, इसका हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बात करते हैं बुद्धि परीक्षण की। बुद्धि परीक्षण एक ऐसा आकलन है जो बौद्धिक, स्मृति, गति, ध्यान, तर्क क्षमता और संज्ञानात्मक क्षमताओं की सीमा को मापता है। साधारणतः बुद्धि परीक्षणों को विशेष रूप से विभिन्न कार्यों के प्रदर्शन के माध्यम से मानव बुद्धि का आकलन करने के लिए निर्मित किया जाता है। बुद्धि लब्धि एक बच्चे की समस्याओं को तर्क करने और हल करने की क्षमता का मापन है। बुद्धि लब्धि जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समस्या समाधान और शैक्षिक प्रदर्शन के साथ सह संबंध है, ठीक है? तो ये जो बुद्धि लब्धि है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रूप में समस्या समाधान के लिए, शैक्षिक प्रदर्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बुद्धि लब्धि की बात करते हैं, इसका फार्मूला होता है IQ MA/CA, MA/CA इंटू 100। ये इसका फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट, सुपर टेट, केबीएस, डी ट्रिपल एस बी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से बुद्धि लब्धि से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चाहे ये फार्मूला ही क्यों ना पूछा जाए IQ का, ये भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। MA का मतलब होता है मानसिक आयु और CA का मतलब होता है कालानुक्रमिक आयु, ठीक है? चलो जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आगे देखते हैं कि मानसिक आयु बौद्धिक स्तर का मापन। जो मानसिक आयु होती है वो बौद्धिक स्तर का मापन है जिस पर एक व्यक्ति कार्य करता है। एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम बात करते हैं कि 8 वर्ष की मानसिक आयु के रूप में वर्णित कोई व्यक्ति औसतन 8 वर्ष की आयु के स्तर पर कार्य कर रहा है, तो कालानुक्रमिक आयु एक व्यक्ति के जीवित रहने के वर्षों की संख्या है, ठीक है? उसकी रियल एज क्या है? तो वो होती है, उसको कहते हैं कालानुक्रमिक आयु को। चलो जी, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि पैमाना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर हम आपको ये सारी PDF को भेज देंगे, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप हमारे जुड़ जाइएगा, है ना? हम वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो बुद्धि लब्धि श्रेणी और बुद्धि लब्धि वर्गीकरण देख सकते हैं। 130 और उससे अधिक होगा। अगर IQ लेवल 130 और उससे अधिक है तो वो प्रतिभाशाली होगा। अगर 120 से 129 के बीच में है तब वो प्रखर बुद्धि का होगा। 110 से 119 के बीच में है तो औसत से उच्च में होगा, ठीक है? और 90 से 109 की बात करेंगे तो ये औसत है। 80 से 89 में औसत से निम्न है, और 70 से 79 में निर्मल बुद्धि होगा, और 69 और उससे नीचे मूर्ख होता है। तो बुद्धि परीक्षण साधारणतः बच्चों के सीखने और
क्षमताओं में सुधार के लिए उपयोग किए जाते हैं। बच्चों की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण होते हैं, जैसे बिने बुद्धि परीक्षण, वैक्सलर बुद्धि परीक्षण आदि। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? नहीं पूछा है। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव होगा, परिपक्वता होगा, गतिविधि होगा या फिर भाषा होगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा हो जाएगा, भाषा। ठीक है, भाषा जो है वो किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए पियाजे जो थे, पियाजे महोदय ने 4 कारकों की पहचान करता है। कौन कौन से? देखिए वो है जैविक परिपक्वता, सक्रिय अन्वेषण एक्टिविटी, सामाजिक अनुभव और संतुलन, जो किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। ये सारी चीज़ें संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, लेकिन जो लैंग्वेज है, भाषा, ये हमारे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है। ओके, चलो जी आगे देखते हैं। पियाजे ने माना है कि संज्ञानात्मक भाषा विकास से स्वतंत्र है। क्या है? पियाजे महोदय ने माना है कि जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास भाषा से स्वतंत्र है और विचार भाषा को निर्धारित करता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार विचार जो है वो पहले उभरते हैं और भाषा माध्यम प्रदान करती है, जिसके द्वारा बाद में अवधारणाओं और वैचारिक सोच को आगे बढ़ाया जाता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे बेहतर भी बनाते हैं। ठीक है, तो पियाजे महोदय जो थे, इन्होंने पहले विचार को महत्व दिया है, विचार को देने उसके बाद में भाषा को। ठीक है, ये चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम का वर्गीकरण फिल इन द ब्लैंक्स का एक श्रेणीबद्ध संगठन है। ब्लूम का जो वर्गीकरण है डैश का एक श्रेणीबद्ध संगठन है। उपलब्धि लक्ष्यों, पाठ्यचर्या घोषणाओं, पठन कौशलों या फिर संज्ञानात्मक उद्देश्यों? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूम का वर्गीकरण डैश का एक श्रेणीबद्ध संगठन है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा हो जाएगा, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। ठीक है, चलो जी चलिए ब्लूम के बारे में देखते हैं। देखिए बेंजामिन ब्लूम का जो वर्गीकरण है 3 पदानुक्रमित मॉडल का एक समूह है, जो शैक्षिक अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण को क्या करता है? संदर्भित करता है। वर्गीकरण में ब्लूम ने अधिगम के 3 ज्ञान क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें से कौन कौन है? जिसमें से संज्ञानात्मक है, भावात्मक है और मनोगत्यात्मक, ये 3 विकास शामिल हैं। इन 3 क्षेत्रों को इस तरह से विभाजित किया गया है जो सरलतम प्रक्रिया से जटिल तक बढ़ता है, जो सरल से जटिल तक बढ़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में, फिर मनोगत्यात्मक के बारे में, फिर उसके बाद में भावात्मक के बारे में। संज्ञानात्मक जो क्षेत्र होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है कि इस ज्ञान क्षेत्र में एक बच्चा जो होता है वो ज्ञान से संबंधित होता है, एक बच्चा ज्ञान से संबंधित है और इसलिए रचना, मूल्यांकन, विश्लेषण करना आदि सीखता है। मनोगत्यात्मक क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ उन कौशलों को प्राप्त करने से संबंधित है जिनमें मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के एकीकरण की आवश्यकता होती है। भावात्मक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें शामिल क्या है? इसमें भावनात्मक रूप से, जैसे भावनाओं, मूल्यों, प्रशंसा आदि से चीज़ों को कैसे हल करना है, ये सारी चीज़ें भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लूम टेक्सोनॉमी में ब्लूम का जो वर्गीकरण है इसमें ये तीन ये विकास है, अधिगम के 3 ज्ञान क्षेत्र हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र और भावात्मक क्षेत्र। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से यूपी टेट और सुपर टेट एंड केवीएस DVSSS भी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लूम टेक्सोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। सीटेट के लिए तो रामबाण है, ये सीटेट के लिए भी रामबाण है। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है?
किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है। वाक्य विन्यास होगा, रूपिम है, स्वनिम है या फिर व्यवहार मूलक, क्या हो जाएगा बताइए। किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा हो जाएगा रूपिम। क्या हो जाएगा? रूपिम। चलो जी आगे देखते हैं, ये रूपिम क्या होता है। देखो, रूपिम जो होता है वो भाषा की नींव प्रदान करने वाली भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। रूपिम, जो रूपिम होता है ये भाषा की नींव प्रदान करने वाली भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है और इसे अर्थ रखने वाले छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। विभिन्न मौखिक वातावरणों में इसका अपेक्षाकृत समान स्थिर अर्थ है। स्वनिम के अध्ययन को आकृति विज्ञान भी कहा जाता है। रूपिम जो होता है दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं, एक मुक्ति रूपिम और एक सीमित रूपिम। पहला कौन सा होता है? रूपिम मुक्त रूपिम, दूसरा सीमित। मुक्त और सीमित। अब बात करते हैं कि जो मुक्त रूपिम है ये विशिष्ट अर्थों के साथ अकेले संदर्भित हो सकते हैं। इसे स्वतंत्र रूप से बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम बात करें जैसे खुश, प्राप्त, कब इत्यादि, उन सभी का अलग अलग अर्थ है और मुक्त रूपिम है। मुक्त रूपिम को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, शाब्दिक रूपिम में और व्याकरणिक रूपिम में। शाब्दिक रूपिम, व्याकरणिक रूपिम। शाब्दिक रूपिम वे हैं जो संख्या में बड़े होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि शाब्दिक है ना, इसमें जो होता है संख्या में बड़े होते हैं और स्वतंत्र रूप से सार्थक भी होते हैं। इसमें संज्ञा, विशेषण और क्रिया भी शामिल होते हैं, जैसे लड़का हुआ, बुरा, ये सारी चीजें। व्याकरणिक या कार्यात्मक रूपिम की बात करते हैं तो इसमें एक भाषा में कार्यात्मक शब्द होते हैं, जैसे पूर्व सर्ग, सर्वनाम, निर्धारक, संयोजन। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे तो लेकिन, पर और ऊपर, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। वाक्य विन्यास, स्वनिम और व्यवहार मूलक। वाक्य विन्यास, देखिए जो वाक्य विन्यास है, वाक्य विन्यास किसी भाषा में अच्छी तरह से बने वाक्यों को बनाने के लिए शब्दों और वाक्यांशों की व्यवस्था है। स्वनिम की बात करते हैं तो स्वनिम जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जो एक शब्द से जो एक शब्द को दूसरे से अलग करती है। जैसे कि कैट में तत्व टी जो उस शब्द को कैन, कैब से अलग करता है, कैट, है ना। चलो व्यवहार मूलक की बात करते हैं तो व्यवहार मूलक भाषा विज्ञान की शाखा है जो भाषा का अध्ययन करती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन के पीछे हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, है ना। तो बस आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, है ना। तो आप लोग अपना 100% दीजिए और मैं आपको 100% देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं अच्छी और ज़्यादा मेहनत करूँगी, कर भी रही हूँ। तो बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। देखना मैं 100% और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। जब आप लोग मुझे जीरो रिस्पॉन्स देते हो तब दिल नहीं करता आगे कुछ करने के लिए। तो आप लोग हमें 100% रिस्पॉन्स दीजिए, मैं बहुत अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगी। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला कहता है कि विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। सेकंड ऑप्शन कहता है कि समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। चौथा ऑप्शन है कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। अब बताओ जी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोशलाइजेशन, है ना। ये जो सोशलाइजेशन ये टॉपिक है, सोशलाइजेशन, ये दोस्तों सीटेट का फेवरेट टॉपिक है। सीटेट का है और यूपी टेट का भी है। यूपी टेट का है ना, सुपर टेट का, केबीएसडी पर। मतलब यकीन मानिए कि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिए। ठीक है, इस क्लास को मिस मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब यहाँ पर सोशलाइजेशन से क्वेश्चन है और मैंने आपको सीटेट की जब हम क्लास करवा रहे थे तभी हमने आपको बताया था कि ये जो विद्यालय है ना, ये विद्यालय जो है वो समाजीकरण का द्वितीय कारक है। क्या है? समाजीकरण का द्वितीय कारक है। एंड परिवार जो है, फैमिली, ये प्राइमरी एजेंसी है। ठीक है, प्राइमरी एजेंसी है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है कि विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण का द्वितीय कारक है। ऑप्शन गलत है। सेकंड कहता है कि समकक्षी समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीय। परिवार तो
परिवार तो प्राथमिक कारक है ना, प्राइमरी एजेंसी है। चलिए थर्ड देखते हैं कि परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है। परिवार तो भाई प्राइमरी एजेंसी है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा कहता है कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। ठीक है, चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो जी आगे देखते हैं। देखिए, समाजीकरण जो है वो वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य होने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करते हैं। यह केवल व्यवहार के सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीकों तथा आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेने को संदर्भित करता है। समाजीकरण पहचान की बातचीत करने और स्वयं पहचान विभिन्न दृष्टिकोणों और व्यवहारों की अवधारणा को आकार देने की निरंतर प्रक्रिया है। समाजीकरण में परिवार, स्कूल, सहकर्मी और मास मीडिया जैसे 4 प्रमुख एजेंट भी हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। हार्वर्ड गार्डनर से भी यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं कि भाई ये मतलब या इसमें की सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताओ, अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता है यहाँ एक तरफ तो बुद्धि का प्रकार है और दूसरी तरफ अंतः स्थिति और अनुपालन संभावना दिया गया है। बात करते हैं इसमें से कौन सा जोड़ा जो है, कौन सा मैच सही है। तो बताइए कि जो भाषिक है वो मूर्तिकार होते हैं, शारीरिक गति संवेदी खिलाड़ी, स्थानिक मनोवैज्ञानिक, व्यक्ति के भीतर विक्रेता। बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। देखें, भाषिक के अंतर्गत तो आप लोग जानते हो ना, भाषा के अंतर्गत जैसे कवि हो, है ना, लेखक हो, ये सारी चीजें भाषा। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। शारीरिक गतिविधि, गति संवेदी और जो बॉडी का इंस्टेटिक जो होते हैं ना उसमें खिलाड़ी, ये ऑप्शन सही है। स्थानिक मनोवैज्ञानिक गलत है। व्यक्ति के भीतर विक्रेता ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा, सिर्फ दूसरा जो मैच है ये सही है। शारीरिक गति संवेदी खिलाड़ी होता है ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर महोदय थे, इन्होंने बहुबुद्धिमत्ता के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। उनके अनुसार बुद्धि एक इकाई नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार की बुद्धि मौजूद है। इस बुद्धि में से प्रत्येक एक दूसरे से स्वतंत्र है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति एक प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करता है तो यह जरूरी नहीं कि अन्य प्रकार की बुद्धिमत्ता पर उच्च या निम्न होने का संकेत देता है। यही कारण है कि अलग अलग खुफिया अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग तरीकों की मांग करते हैं। गार्डनर ने यह भी कहा है कि विभिन्न प्रकार की बुद्धि एक साथ व्यवहार करती हैं और एक समस्या का समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन पहला है कि तर्क की लंबी श्रृंखलाओं को समाने की क्षमता। सेकंड ऑप्शन है शब्दों के अर्थ और क्रम और भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तीसरा है स्वरमान, माधुर और स्वर के प्रति संवेदनशीलता। चौथा है कि दूसरों के बीच ध्यान देने और भेद करने की क्षमता। बताओ, भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति कौन से हैं। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति की, तो तर्क की लंबी श्रृंखलाओं को संभालने की क्षमता, ये तो ऑप्शन गलत है। तर्क लॉजिक की बात अगर होती तो ये रीजनिंग है ना, लॉजिकल थिंकिंग जो होती है उसमें होते हैं इसमें। और शब्दों के अर्थ और क्रम और भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता, ये भाषाई बुद्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने तार्किक तर्क की क्षमता के रूप में बुद्धि के शास्त्रीय दृष्टिकोण का खंडन किया। उन्होंने प्रस्तावित किया है कि बुद्धि का एक रूप नहीं है बल्कि एक निश्चित संख्या में बुद्धि का एक साथ काम करती है। उनके अनुसार बुद्धि समस्याओं या प्रचलित उत्पादों को हल करने की क्षमता है जो एक विशेष सांस्कृतिक व्यवस्था या समुदाय में इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ में उन्होंने 8 अलग अलग प्रकार की अर्थात प्रकृतिवादी, स्थानिक, संगीतज्ञ, तार्किक, तर्क, पारस्परिक, शारीरिक गतिशील, भाषाई और अंतर व्यक्तिगत बुद्धि का प्रस्ताव रखा। ठीक है, चलो जी अब बात करते हैं भाषाई बुद्धि के बारे में। ये भाषाई बुद्धि क्या होती है इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, है ना। देखो, भाषाई बुद्धि में क्या होता है कि इस बुद्धि में स्वयं को अलंकारिक या फिर काव्यात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए और जानकारी को याद रखने के साधन के रूप में प्रभावी ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता शामिल होती है। भाषाई बुद्धि के अंतर्गत लेखक, कवि, वकील और वक्ता होते हैं।
इस क्षेत्र का संबंध शब्दों, बोलने या फिर लिखने से भी है। उच्च मौखिक भाषाई बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो शब्दों और भाषाओं के साथ एक सुविधा भी प्रदर्शित करते हैं। वे आमतौर पर तारीखों के साथ पढ़ने, लिखने, कहानियां सुनाने और शब्दों को याद रखने में भी अच्छे होते हैं। चलो जी आगे देखते हैं। वे पढ़ने, नोट्स लेने, व्याख्यान सुनने और चर्चा और वाद विवाद करके सबसे अच्छे तरीके से भी सीखते हैं। मौखिक भाषाई बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो विदेशी भाषाओं को बहुत आसानी से सीखते हैं, क्योंकि उनके पास उच्च मौखिक स्मृति और स्मरण, वाक्य रचना और संरचना को समझने और बदलाव करने की क्षमता भी होती है। इस बुद्धि वाले लोगों के लिए उपयुक्त करियर में लेखक, वकील, पुलिसकर्मी, दार्शनिक, पत्रकार, राजनेता, कवि, शिक्षक ये शामिल होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि भाषाई बुद्धि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। ऑप्शन पहला कहता है ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करना जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि उन क्रियाकलापों को छोड़ देना जिनका परीक्षण नहीं होता। तीसरा ऑप्शन कहता है कि प्रत्येक अध्याय से इंपॉर्टेंट क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स उपलब्ध कराएं। चौथा कहता है संपूर्ण पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा देना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला हो जाएगा कि ऐसी विषय वस्तु विकसित करना जो विषय सीमाओं को पार करके नए कई प्रत्ययों को सिखा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। खोज पोषण होगा, चुनौतियां सीमाएं होगा, वंशानुक्रम, पर्यावरण, स्थिरता या फिर परिवर्तन। क्या होगा बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मैं अगर इसके राइट आंसर की बात करती हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा शिक्षक द्वारा रचनात्मक बच्चों की पहचान करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। ऑप्शन पहला कहता है कि यह देखना कि बच्चा टीम के कार्यों में साथियों के साथ कैसे अंतः क्रिया करता है। सेकेंड ऑप्शन कहता है मानकीकृत बुद्धिमत्ता परीक्षणों को प्रभाव में लाना। ये तो ऑप्शन गलत है, स्टैंडर्डाइजेशन जहाँ पर होगा ऑप्शन गलत है। तीसरा कहता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा देना। चौथा कहता है जब बच्चा समस्याओं को हल करता है तो उसका विस्तृत अवलोकन करना। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इनमें से कौन सा शिक्षक द्वारा रचनात्मक बच्चे की पहचान करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। तो यह देखना कि बच्चा टीम के कार्यों में साथियों के साथ कैसे अंतःक्रिया कर रहा है, ये नहीं होगा। दूसरा तो मैंने वैसे भी कट कर दिया था क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉरी। तीसरा कहता है वस्तुनिष्ठ परीक्षा देना, यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा, जब बच्चा समस्याओं को हल करता है तो उसका विस्तृत अवलोकन करना। ठीक है, ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। रचनात्मक जो होता है, रचनात्मकता ये एक संज्ञानात्मक क्षमता को संदर्भित करती है जो एक नवीन परिप्रेक्ष्य प्रदान करके कुछ मौलिक उत्पन्न करने की क्षमता है। रचनात्मकता लक्ष्य निर्देशित चिंतन है जो असामान्य, अद्भुत और उपयोगी है। रचनात्मकता को कुछ मौलिक उत्पन्न करने या किसी समस्या का हल स्वयं खोजने की क्षमता के रूप में माना जाता है। रचनात्मक बच्चों में कुछ बनाने या उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उनके पास कई मूल विचारों को उत्पन्न करने के माध्यम से रचनात्मक तरीके से समस्याओं या कार्यों को हल करने की क्षमता भी होती है। रचनात्मकता के संकेत, रचनात्मकता का उच्च स्तर और मूल और कल्पनाशील विचारों को बनाने की क्षमता, जागरूकता का ऊंचा अर्थ, समस्या समाधान में अच्छा कौशल, जिज्ञासु और प्रेरक स्वभाव, अच्छी यादों के साथ तेजी से सीखना, अन्वेषक और उत्तम समस्या निकालना, विचारों का प्रभाव। ठीक है, ये सारी जो है रचनात्मकता के संकेत हैं। ये इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास और वृद्धि को समझना एक शिक्षक को डैश में सक्षम बनाता है। ऑप्शन पहला कहता है शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की भावनाओं पर नियंत्रण रखने में। सेकंड कहता है विभिन्न शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट कर रहना। तीसरा कहता है छात्रों को बताइए कि वे अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकें। चौथा कहता है कि निष्पक्ष तरीके से उन्हें शिक्षण का अभ्यास करवाना। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए
अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहना। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। चलो, विकास मानव जीवन का एक विस्तृत, जटिल और निरंतर प्रक्रिया है। विकास क्या है? तो विकास एक गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्य के लिए संरचना में वृद्धि भी होती है। वृद्धि यह एक मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे की ऊंचाई, वजन और लंबाई में भी वृद्धि होती है। ठीक है, चलो, मानव के विकास और वृद्धि को समझना एक शिक्षक को सक्षम बनाता है। ऑप्शन पहला कहता है कि सीखने के समाजशास्त्र को समझने में विभिन्न शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहना, बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों से अवगत होना, सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट शिक्षण का उपयोग करना, और चौथा कहता है कि व्यक्तिगत अंतर के महत्व के बारे में सचेत रहना। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की है। अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? ऑप्शन पहला है व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक या फिर मानवतावाद। बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा हो जाएगा मानवतावादी। ठीक है, चलो देखिए, यह जो योजना है अभिप्रेरणा के मानवतावादी सिद्धांत के द्वारा समर्थित है, जो इस तथ्य को संदर्भित करती है कि मानव की बुनियादी जरूरतें उनकी कार्यवाही को प्रभावित करती है। अब्राहम मोस्ले की आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा के प्रसिद्ध मानवतावादी सिद्धांत में से एक है, जिसमें उन्होंने जीवन में पूरी होने की जरूरतों की एक श्रृंखला का प्रस्ताव दिया है। मध्याह्न भोजन योजना इसी सिद्धांत की पहली जरूरत से जुड़ी है, जो शारीरिक उत्तरजीविता संबंधी आवश्यकताओं से युक्त शारीरिक आवश्यकता है, जैसे कि भोजन, पानी और आश्रय। तो अब्राहम मोस्ले की आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा के प्रसिद्ध मानवतावादी सिद्धांतों में से एक है, जिसमें उन्होंने जीवन को पूरी जरूरतों की एक श्रृंखला का प्रस्ताव दिया है। मध्याह्न भोजन योजना इस सिद्धांत की पहली जरूरत से जुड़ी है, जो शारीरिक उत्तरजीविता संबंधी आवश्यकताओं से युक्त शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भोजन, पानी और आश्रय। ऐसा कहा जा सकता है कि मध्याह्न भोजन योजना अभिप्रेरणा के मानवतावादी सिद्धांत के द्वारा समर्थित है। ठीक है, चलो जी, बात करते हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण में अभिप्रेरणा के लिए दृष्टिकोण इस तथ्य को संदर्भित करता है कि अभिप्रेरणा प्रोत्साहन और पुरस्कार से प्रेरित है। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण अभिप्रेरणा के लिए यह दृष्टिकोण ज्ञान के निर्माण में सामाजिक संबंधों की भूमिका पर जोर देता है। और संज्ञानात्मक जो दृष्टिकोण है, ये अप्रेरणा के लिए यह दृष्टिकोण इस तथ्य को संदर्भित करता है कि प्रेरणा अनुभूति या धारणा से प्रभावित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक का एक प्राथमिक एजेंट है? कंप्यूटर है, आनुवंशिकता है, राजनीतिक पार्टी है या फिर परिवार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा हो जाएगा परिवार। ठीक है, चलो, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। और जितने लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमें सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।